Good afternoon everyone. Today my topic is regulation of arterial blood pressure. रेगुलेशन ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर मीन्स हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसे रेगुलेट होता है या कैसे कंट्रोल होता है। तो इसके कंट्रोल होने के लिए या फिर उसकी रेगुलेशन के लिए 4 मैकेनिज़्म होती है हमारी बॉडी में। फर्स्ट है नर्वस मैकेनिज़्म और शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। सेकेंड रीनल मैकेनिज़्म और लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज़्म। थर्ड हार्मोनल मैकेनिज़्म। फोर्थ लोकल मैकेनिज़्म। अब हम एक एक मैकेनिज़्म देखेंगे। फर्स्ट हमारी मैकेनिज़्म है नर्वस मैकेनिज़्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब हम देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट मैकेनिज़्म है नर्वस मैकेनिज़्म वो कैसे वर्क करती है। तो नर्वस मैकेनिज़्म को हम और क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन मैकेनिज़्म। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन मैकेनिज़्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मैकेनिज़्म होती है वो अगर हमारी जो हार्ट रेट होती है या फिर हमारा जो बीपी होता है उसको डिक्रीज़ करती है या फिर उसको इंक्रीज़ करती है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए करती है, इसलिए हम इसे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन बोलते हैं। ये कैसे वर्क करती है मेनली, तो फर्स्टली ये जो मैकेनिज़्म होती है हमारी नर्वस मैकेनिज़्म, ये अदर मैकेनिज़्म की कंपैरिजन में बहुत रैपिडली वर्क करती है, बहुत फास्ट एक्शन करती है। और ये एक्शन कैसे करती है, जो हमारा वैसोमोटर सिस्टम होता है उस पर एक्शन करती है। तो वैसोमोटर सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मेनली जो वैसोमोटर सिस्टम होता है वैसो मीन्स ब्लड वेसल्स और मोटर मीन्स उनका एक्शन। तो ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है या तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है या फिर उसको डायलेट करता है। तो मेनली ये इसका एक्शन होता है। वैसोमोटर सिस्टम ये हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला एब्लोंगाटा, जहाँ पर जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है वहाँ पर हमारा वैसोमोटर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये वैसोमोटर जो सिस्टम होता है इसके मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है वैसोमोटर सेंटर। इसमें क्या होता है, एक वैसोमोटर सेंटर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। सेकेंड इसका जो कंपोनेंट है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स। वैसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स ये मेनली क्या करते हैं, जो हमारी वेसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करते हैं। थर्ड हमारा जो कंपोनेंट है वो है वैसोडाइलेटर फाइबर्स। वैसोडाइलेटर फाइबर्स क्या वर्क करते हैं, वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग वर्क होता है। तो मेनली ये जो हमारा वैसोमोटर सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होती है। तो ये रिसेप्टर्स क्या करती है, इम्पल्सेस जनरेट करती है और ये इम्पल्सेस हमारा जो वैसोमोटर सिस्टम होता है वहाँ तक जाती है, फिर उसको एक्टिवेट करती है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। फर्स्ट हमारी जो रिसेप्टर है या फर्स्ट हमारी जो इसके अंदर मैकेनिज़्म आती है वो है बैरो रिसेप्टर मैकेनिज़्म। अब बैरो रिसेप्टर्स क्या है, एक रिसेप्टर्स होती है, ये कैसे वर्क करती है हम वो देखेंगे। बैरो रिसेप्टर्स का रोल क्या होता है, जब बीपी क्या होता है, हाई होता है, बीपी इंक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन में बैरो रिसेप्टर्स क्या वर्क करती है, या जब कभी हमारी बॉडी में बीपी हाई होता है तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही हमारी बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होती है तो ये कुछ इम्पल्सेस को जनरेट करती है। ये इम्पल्सेस कहाँ जाती है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है ट्रैक्टस सॉलिटेरस का न्यूक्लियस होता है। ट्रैक्टस सॉलिटेरस मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हमारा ब्रेन होता है मेडुला एब्लोंगाटा उसका पार्ट होता है। उस जो मेडुला एब्लोंगाटा होता है उसके एंड पॉइंट में हमारी जो ट्रैक्टस सॉलिटेरस न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। ये क्या वर्क करता है, ट्रैक्टस सॉलिटेरस न्यूक्लियस ये जो हमारा वैसोमोटर सेंटर होता है उसमें एक्ट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। और जैसे ही हमारा वैसोमोटर सेंटर एक्टिवेट होता है तो ये क्या वर्क करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो उसको इनहिबिट कर देता है और ब्लड वेसल के डायलेशन को इंक्रीज़ कर देता है। तो वैसोमोटर जो हमारा सेंटर होता है उसका मेनली वर्क होता है कि वो
या तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है या फिर उसको डायलेट करता है। तो जब हमारी जो बैरो रिसेप्टर्स है उसकी इम्पल्सेस इसको स्टिमुलेट करती है, तो ये इसका क्या एक्शन होता है, ये जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसको, या फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, और जो डायलेशन होता है उसको बढ़ा देता है। तो ये इसका वर्क होता है। जब हमारी जो वेसल्स है डायलेट हो जाएगी तो क्या होगा, जो ब्लड का फोर्स होता है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड का फोर्स कम होगा तो जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो हमारा जो बीपी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बैरो रिसेप्टर्स का रोल ये होता है। सेकंड, हमारा जो रिसेप्टर्स है वो है कीमो रिसेप्टर मैकेनिज़्म। कीमो रिसेप्टर मैकेनिज़्म कैसे वर्क करती है, जब हमारा बीपी डिक्रीज़ होता है, जब हमारा बीपी कम होता है तो ये क्या करती है, जब हमारा बीपी कम होगा तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी कम होगा। तो जब ब्लड फ्लो कम होता है हमारा, तो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो भी कम हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बढ़ जाती है। और अगर हमारी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होती है, तो जो कीमो रिसेप्टर्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती है, और कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गई तो ये इम्पल्सेस जनरेट करती है, और ये इम्पल्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। वेसल्स जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वेसल्स का, तो हमारा जो बीपी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगता है, या फिर जो हमारा ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज़ होने लगता है। तो हमारी ये कीमो रिसेप्टर्स ऐसे वर्क करती है। नेक्स्ट हमारी जो मैकेनिज़्म है वो है रीनल मैकेनिज़्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये हमारी सेकंड मैकेनिज़्म है, रीनल मैकेनिज़्म। रीनल मीन्स होता है किडनी। तो ये कैसे वर्क करती है हम वो देखेंगे। रीनल मैकेनिज़्म कैसे वर्क करती है, फर्स्ट ये है कि इसे हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन मैकेनिज़्म क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका जो मैकेनिज़्म होता है या फिर इसका जो वर्क होता है वो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए होता है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म रेगुलेशन मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। ये मेनली कैसे वर्क करती है, इसके टू वेज होते हैं। बीपी को रेगुलेट करने के लिए इसके टू वेज होते हैं, दो अलग अलग तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है बाय रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम। ये फर्स्ट ईसीएफ वॉल्यूम, ईसीएफ मीन्स क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम। तो ईसीएफ वॉल्यूम जो होता है उसको रेगुलेट करके करती है। और सेकंड इसका जो होता है वो है थ्रो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म। तो इसकी मेनली टू वेज होते हैं बीपी को रेगुलेट करने के लिए। अब ये फर्स्ट इसका जो ईसीएफ वॉल्यूम है वो कैसे वर्क करता है हम वो देखेंगे, या इसका फर्स्ट जो वे होता है वो कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। तो जब क्या होता है, बीपी इंक्रीज़ होता है, बीपी इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो वाटर है उसका एक्सक्रीशन प्लस सॉल्ट का एक्सक्रीशन और वाटर जो होता है उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। और वाटर और सॉल्ट का जब एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा मीन्स हमारी बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट होने लगेगा, तो क्या होगा, जो ईसीएफ वॉल्यूम होता है मीन्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम जैसे ही डिक्रीज़ होगा तो हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और ब्लड का वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होगा तो जो बीपी हाई हुआ था वो धीरे धीरे रिस्टोर होने लगेगा, धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। तो ईसीएफ वॉल्यूम ऐसे रेगुलेट करती है हमारे बीपी को। सेकंड है इसमें, इसी में है कि जब हमारा बीपी डिक्रीज़ होता है तो ये कैसे वर्क करती है। अभी हमने देखा था कि इंक्रीज़ होता है तो ईसीएफ वॉल्यूम कैसे वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि जब हमारा बीपी डिक्रीज़ होता है तो ईसीएफ वॉल्यूम कैसे वर्क करता है। डिक्रीज़ की कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी अभी इंक्रीज़ की कंडीशन में क्या हो रहा था, सोडियम जो हमारा बॉडी का सोडियम है या फिर सॉल्ट है वो एक्सक्रीशन हो रहा था उसका, और सोडियम और जो वाटर है उसका एक्सक्रीशन बढ़ गया था। तो जब बीपी डिक्रीज़ होता है तो ये एक्सक्रीशन क्या होता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है।
मीन्स सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है। और जब इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज़ होगा तो जो बीपी लो हो रहा था वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगा। तो ईसीएफ वॉल्यूम हमारा जब बीपी कम होता है तो ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट हमारी जो मैकेनिज़्म है वो है सेकेंड मैकेनिज़्म है हमारी रेनिन रेगुलेशन मैकेनिज़्म है। सेकेंड मैकेनिज़्म है थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिव मैकेनिज़्म। अब इसका सेकेंड वे क्या है कि ये एंजियोटेंसिव मैकेनिज़्म के थ्रू कैसे वर्क करती है। तो इसमें मेनली क्या होता है